Hello friends, welcome back. This is Sanjeev Tiwari and you are watching our educational channel Utthand Rising. हमने ये तो जान लिया कि कोई अगर स्त्री से घृणा करता है तो उसे क्या कहते हैं, मिसोजिनिस्ट। अगर कोई पुरुष से घृणा करता है तो मिजैंड्रिस्ट। किसी को शादी से ही घृणा है तो मिसोगैमिस्ट। ये चर्चाएं हो चुकी हैं और इनके बनने वाले विभिन्न शब्दों की, नाउन्स की, एडजेक्टिव्स की चर्चा आप लोगों ने पिछले सेशंस में देखी। मैं बार बार ये बात हर सेशन में कहता हूँ कि जो साथी नए जुड़ रहे हैं, इसी सेशन से जुड़ रहे हैं, वो प्लेलिस्ट में जाएं और जाकर के पिछले सेशंस को भी देखें ताकि ये बातें और आसानी से समझ में आने लगे। अब सवाल उठता है कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसे अपने अलावा बाकी सभी मनुष्यों से घृणा हो, दिन रात बस कहता रहे दुनिया अच्छी नहीं है, लोग अच्छे नहीं हैं ना, पीपल डैम आर नो गुड, उसकी आदत है। जिसको देखो समाज में किसी को पसंद नहीं करता, उसे मानवता से ही घृणा है, मनुष्य जाति से ही घृणा है। ऐसा ही व्यक्ति संसार में हो सकता है। अब आपके मन में आए कि ऐसे सब व्यक्ति को कहेंगे क्या, इसके लिए किस शब्द का प्रयोग करेंगे? तो मैंने आपको लिस्ट में 3 शब्द लिखाए थे, जिससे तीसरा शब्द अगर आपको याद आ रहा हो पिछले सेशन का तो क्या था वो, मिज़ैंथ्रोप, MISANTHROPE, यही था ना, याद आया, मिज़ैंथ्रोप। और मिज़ैंथ्रोप उस व्यक्ति को कहते हैं हु हेट्स ह्यूमन बीइंग्स अथवा मैनकाइंड, जो मानवता से घृणा करे, मतलब समाज में व्यक्तियों से उसे पसंद ही ना हो किसी से। खासकर आप देखें तमाम घटनाएं घटती हैं, छोटी छोटी बातों पे लोग भिड़ जाते हैं, हत्याएं कर देते हैं, बम विस्फोट होते हैं, छोटे छोटे बच्चे कत्ल कर दिए जाते हैं, तमाम चीज़ें जो घटनाएं समाज में घटती है। जाहिर सी बात है वो ऐसे लोग हैं जिनको मानवता से प्रेम नहीं है, मनुष्य से प्रेम नहीं है, होता तो ऐसा नहीं करते। ऐसे लोगों को क्या कहेंगे, मिज़ैंथ्रोप। ठीक है। अच्छा, सवाल वही है जो मैं लगातार कर रहा हूँ कि आप क्यों माने मेरी बात कि इसका मतलब मानव से घृणा करने वाला होता है। तो साबित कर दीजिए साहब, तो साबित करिए। तो ये शब्द भी ग्रीक रूट से निकला, ठीक। और ग्रीक भाषा में जो शब्द इसमें छिपा है पहला, उसको आप अच्छे से अब रट चुके हैं, मुझे आशा है। मिज़ैन, मिज़ैन का मतलब टू हेट, घृणा करना, वर्ब है ग्रीक भाषा का। और दूसरा शब्द है ANTHROPOS, एंथ्रोपोस। और एंथ्रोपोस का मतलब होता है मैनकाइंड या ह्यूमन बीइंग्स। ठीक, अपने आप ये शब्द स्पष्ट हो गया। मानव से घृणा करना, जो ऐसा करता है उस व्यक्ति को क्या कहते हैं, मिज़ैंथ्रोप। जाहिर सी बात है ये शब्द नाउन है, ये चर्चा मैं पहले कर चुका हूँ, ये नाउन है मिज़ैंथ्रोप, जो मानव से घृणा करे, मानवता से घृणा करे, अपने अलावा किसी को पसंद ना करे। ठीक, तो जाहिर सी बात है जब ये पर्सन हो गया तो जैसा हम लोग लगातार कर रहे हैं, इसकी हैबिट क्या होगी, इसकी फ़िलॉसफ़ी क्या होगी? तो इसकी फ़िलॉसफ़ी कहलाएगी MISANTHROPY, मिज़ैंथ्रोपी। वाई लगाइए, नाउन बनाइए, चर्चा लगातार हो रही है। MISANTHROPY, मिज़ैंथ्रोपी। और इसका एडजेक्टिव क्या होगा, तो मिज़ैंथ्रोपिक। चर्चा हो चुकी है। लास्ट में जब आप IC लगा देते हैं तो वो क्या बन जाता है, एडजेक्टिव बन जाता है, मिज़ैंथ्रोपिक। IC लास्ट में जो IC लगाते हैं ना, एक, उसका मतलब होता है असम्पशन, ओपिनियन, सोच, विचार। जहाँ पर भी लगाएंगे वो उस आदमी का वैसा विचार हो ना, तो वहाँ पर एक लगाकर एडजेक्टिव बना देते हैं, मिज़ैंथ्रोपिक, मिसोजिनिस्टिक, IC। ऐसा सोचने वाला व्यक्ति मिज़ैंथ्रोपिक, ऐसा करने वाला व्यक्ति मिसोजिनिस्टिक। याद आ रहा है ना? तो जहाँ पर IC लग जाता है वो एडजेक्टिव बन जाता है। तो देखिए जरा, ये भी नाउन
ये भी नाउन, ये एडजेक्टिव। जिसकी सोच मानवता के खिलाफ होती है, मानव से घृणा करने वाली होती है, उसकी सोच क्या कहलाएगी? उसकी मिज़ैंथ्रोपिक। और उसकी हैबिट, उसकी फिलॉसफी क्या कहलाएगी? मिज़ैंथ्रोपी। और वो पर्सन क्या कहलाएगा? मिज़ैंथ्रोप। ठीक, आप इस तरह से मिज़ैन से बनने वाले शब्दों के इतिहास को समझ रहे हैं। आपने पढ़ा कि जो विवाह से घृणा करे उसे मिसोगैमिस्ट कहते हैं, जो स्त्री से घृणा करे उसे मिसोजिनिस्ट कहते हैं, और जो मानव से घृणा करे उसे मिज़ैंथ्रोप कहते हैं। अब इस शब्द में जो दूसरा रूट आपको मैंने बताया वो क्या था? एंथ्रोपोस। और एंथ्रोपोस का मतलब मैनकाइंड। इस एंथ्रोपोस से ANTHROPOS, एंथ्रोपोस से भी अंग्रेजी में तमाम शब्द बने जो आप सुने हैं, जानते हैं। मैं बस आपको दिखा दे रहा हूँ। इसी से बना ANTHROPOLOGIST, एंथ्रोपोलॉजिस्ट। एंथ्रोपोलॉजिस्ट। फिर देखिए लास्ट में इस्ट आ गया। वह जो क्या है? तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट मीन्स मानव शास्त्री या मानव विज्ञानी, जो मानव विज्ञान का अध्येता होता है, जानकार होता है। अर्थात दुनिया में मानव का विकास कैसे हुआ, जनजातियों का विकास कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें बताने वाला। वो आप पढ़े होंगे सोशियोलॉजी में या बायोलॉजी में, होमोसेपियंस, ऑस्ट्रोलोपिथेकस, रामापिथेकस। वो जो मानव का विकास हुआ, कैसे मानव उदित हुआ, कैसे सभ्य बना, कैसे जनजातियाँ बनी, कैसे समाज बना, कैसे नितत्व विज्ञान, इसको हिंदी में आप जो सुने होंगे नितत्व विज्ञान, मानव शास्त्र, उसको जानने वाला जो एक्सपर्ट होता है उसे हम एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहते हैं। तोड़ दीजिए, ये शब्द खुद बता देगा। इसमें पहला शब्द है, सब ग्रीक रूट है, एंथ्रोपोस मीन्स मैनकाइंड, ये खुद बताएगा। आप इसको तोड़ना सीखिए अब। और इसमें दूसरा शब्द है लॉगस। लॉगस मीन्स साइंस अथवा स्टडी। ठीक। और इस्ट मतलब वह जो मानवता का अध्ययन करता है, वह जो मानव का विज्ञान जानता है, उसे हम मानव विज्ञान नहीं, मानव विज्ञानी ना, मानव शास्त्री। अब जाहिर सी बात है आपके मन में अब उठ रहा हो कि सर जी इसकी हैबिट क्या होगी, तो जाहिर सी बात है हैबिट या सब्जेक्ट एंथ्रोपोलॉजी। आप में से कुछ लोग हो सकता है इसे अपने ग्रेजुएशन में पीजी में लिया हो, आप इसका अध्ययन करते हो, पढ़ते हो, इससे आप डिग्री लिए हो एंथ्रोपोलॉजी। और इसका एडजेक्टिव क्या बनेगा? ANTHROPOLOGICAL, एंथ्रोपोलॉजिकल। ये एडजेक्टिव हो गया, ये एक्सपर्टीज हो गया, विशेषज्ञता होगी, विशेषज्ञ हो गया। जो मानव विज्ञान का अध्ययन करता है उसे एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहते हैं, और वो विज्ञान को, मानव शास्त्र को एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। और उससे जुड़ी हुई जो बातें होती हैं, जो तथ्य होते हैं, उसे हम एंथ्रोपोलॉजिकल कहते हैं। ठीक है। तो हम लोगों ने मिज़ैन शब्द को लेकर के जो रूट पकड़ा था, घृणा वाले शब्द बनाए, और आपने देखा कैसे विवाह से घृणा, स्त्री से घृणा, पुरुष से घृणा, मानव से घृणा, इन सभी शब्दों को इकट्ठा किया गया और इन रूट को देखा गया। ठीक है ना। आप इनको संभालिएगा, इनको ध्यान रखिएगा, रूट याद रहने चाहिए आपको। अब जरा मैंने बोर्ड पे कुछ शब्द लिखे हैं, जरा इन शब्दों के ऊपर ध्यान दिया जाए। जरा इन शब्दों को देखें ध्यान से आप, और याद करने की कोशिश करें कि अब तक जो चर्चा आपसे हुई है, मैंने जो आपको रूट वर्ड्स बताए हैं, उन रूट वर्ड्स को देखकर या उनको मस्तिष्क में लाकर उन्हें याद करके जरा इन शब्दों की मीनिंग निकालने की कोशिश करिए साहब। अब तक आपने जो पढ़ा है उन्हीं रूट्स पे ये शब्द बने हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि आप वाकई सीख रहे हैं, इसको लेके सीरियस हैं कि नहीं। ये देखो जरा, ये पहला शब्द है एंथ्रोपोसेंट्रिक। एंथ्रोपोसेंट्रिक। आप इस शब्द को जब देखें तो शायद इस बाद के हिस्से को लेकर के आप, हालांकि वो भी सेंट्रिक है, आपने सेंटर सुना होगा, और यहाँ जो पहला हिस्सा देखिए क्या है, एंथ्रोपोस मतलब मानव,
और दूसरा सेंट्रिक है, लास्ट में आईसी लगा हुआ है, अर्थात ये अच्छा आईसी वाले शब्द एडजेक्टिव भी हो सकते हैं और नाउन भी हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं, ठीक है। तो ये एडजेक्टिव और नाउन दोनों है, ध्यान रखिएगा। कुछ शब्द होते हैं जो जिनके अंत में आईसी आता है, उन्हें हम एडजेक्टिव और नाउन दोनों के रूपों में प्रयोग कर सकते हैं, दोनों ही रूपों में प्रयोग किया जाता है। कुछ शब्द, सब नहीं, कुछ आईसी वाले एडजेक्टिव होते हैं, कुछ आईसी वाले नाउन होते हैं, और कुछ शब्द होते हैं जो एडजेक्टिव और नाउन दोनों का कार्य करते हैं। जैसे एक्सेंट्रिक, नाउन एडजेक्टिव दोनों है। जैसे ये एंथ्रोपोसेंट्रिक, नाउन एडजेक्टिव दोनों है, दोनों रूपों में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। तो देखिए जरा, आइए इसको तोड़ देते हैं तो शायद आपको बात आसान हो जाए। अब इसमें पहला शब्द है एंथ्रोपोज, जिसका मतलब मानव होता है, ये आप जानते हैं। और इसमें जो दूसरा शब्द जुड़ा है, ये वो भी ग्रीक का शब्द है, वो है KENTRON, केंट्रॉन। और केंट्रॉन का मतलब होता है सेंटर, केंद्र। केंट्रॉन का मतलब सेंटर, केंद्र। ये भी ग्रीक भाषा का शब्द है और ये भी ग्रीक भाषा का शब्द है। तो एंथ्रोपोज का मतलब मैनकाइंड और केंट्रॉन का मतलब सेंटर, आईसी उसमें लगा हुआ है। अर्थात एंथ्रोपोसेंट्रिक उस व्यक्ति को कहेंगे जो इस सिद्धांत में, इस फिलॉसफी में, इस थियरी में विश्वास करता है कि इस यूनिवर्स का अल्टीमेट पर्पस जो है वो मैन है, मनुष्य है। ये कहकशा, ये यूनिवर्स, ये दुनिया, ये ब्रह्मांड, इस संसार की रचना ईश्वर ने की, तो उसका सबसे अल्टीमेट पर्पस मनुष्य ही था। मनुष्य के लिए ही यह संसार बनाया गया, ऐसा विश्वास करने वाला, मतलब मानव ही इस धरा पर सर्वश्रेष्ठ है, इस विचार को मानने वाला, इस फिलॉसफी को फॉलो करने वाला व्यक्ति क्या कहलाएगा? एंथ्रोपोसेंट्रिक। और ऐसा मानने वाला एटीट्यूड भी कहलाएगा एंथ्रोपोसेंट्रिक। ध्यान रखिएगा, ये एडजेक्टिव भी है और ये नाउन भी है। जो व्यक्ति है ऐसा, उसे भी एंथ्रोपोसेंट्रिक कहेंगे, और ऐसी जो सोच है उसे भी एंथ्रोपोसेंट्रिक कहेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ? और इसका आप फिलॉसफी सब सोचेंगे कि भैया इसकी हैबिट क्या होगी, तो आप लिख लीजिए। आपको पता है कुछ शब्दों के अंत में ISM लगाने पे सिद्धांत बनता है, फिलॉसफी बनती है, नाउन बनता है। मार्क्सिज्म, गांधीज्म, बुद्धिज्म सुना है ना? वैसे ही ठीक है, एंथ्रोपोसेंट्रिसिज्म। ये देखिए ANTHROPOCENTRICISM, उसमें इज्म जोड़ दीजिए तो सिद्धांत बन गया, फिलॉसफी बन गई। तो एंथ्रोपोसेंट्रिक पर्सन भी है, एंथ्रोपोसेंट्रिक एडजेक्टिव भी है, और इसकी हैबिट क्या होगी? एंथ्रोपोसेंट्रिसिज्म। क्लियर? एंथ्रोपोस प्लस कैट्रॉन, कैट्रॉन मीन्स सेंटर। क्लियर है? या ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर दूसरे शब्द पे आ जाइए, एंड्रोमेनिया। अब यहां पर भी जो पहला हिस्सा है इसको आप अच्छे से पढ़े हैं। ये क्या है? एंड्रोस। एंड्रोस का मतलब मेल, ये आप जानते हैं, लगातार चर्चा हो रही है। और इसमें दूसरा शब्द जुड़ा है साहब, मेनिया। और मेनिया का मतलब होता है मैडनेस, किसी चीज़ का ऑब्सेशन हो जाना, सनक हो जाना किसी चीज़ की, उसे मेनिया कहते हैं। वो ऐड आता था पहले नूडल्स का, मुनवा को मेनिया हो गया, वही मेनिया है। ठीक? तो मेनिया मीन्स मैडनेस, एंड्रोस मीन्स मेल। आप समझ रहे हैं? अर्थात पुरुष के प्रति आसक्ति, सनक, एक तरह का ऑब्सेशन, एन ऑब्सेशन विथ मेल्स। जिसके मन में पुरुषों के प्रति का आसक्ति हो जाए उसे हम एंड्रोमेनिया कहते हैं। ठीक है? एक सनक होता है, एक पागलपन होता है पुरुषों के लिए ही। तो वो मन में, किसी के मन में अगर ये सनक आ जाए, ये मेनिया हो जाए कि वो पुरुषों के बीच ही रहना, पुरुषों से ही संबंध बनाना, आप समझ रहे हैं आजकल उसको सुप्रीम कोर्ट ने वैधानिक भी बना दिया कि वो अधिकार है। वो जो लोग गे होते हैं, जो लेस्बियन होते हैं, तो जो गे होते हैं वो एंड्रोमैनियक होते हैं। वहाँ पुरुष के प्रति आसक्त होता है, पुरुष के प्रति पागलपन होता है,
स्त्रियों के प्रति आकर्षक नहीं होते, बात समझ रहे हैं ना, तो एंड्रोमैनिया कहते हैं उसको। कोई अगर गे होगा तो उसके दिमाग में जो प्रेम होगा, जो ललक होगी, जो आकर्षण होगा, किसके प्रति होगा? पुरुष के प्रति ही होगा, एंड्रोमैनिया। तो अब ये तो हैबिट हो गई ना, एंड्रोमैनिया हैबिट हो गई। और जिसको ये सनक, ये पागलपन जिसको होगा उसे हम कहेंगे एंड्रोमैनिएक, एंड्रोमैनिएक, ठीक है। अच्छा, ये जब मैं कह रहा हूं तो मैं इस शब्द की व्याख्या कर रहा हूं। अब इसका ये मतलब नहीं है कि जो गे हैं उनको मैं सनकी या सनक की बात कर रहा हूं, इसको गलत अर्थ में न लिया जाए। मैं इस शब्द की व्याख्या कर रहा हूं कि शब्द निकला कहां से। और जाहिर सी बात है, आज सभ्य समाज में इसको एक्सेप्ट किया गया है। किसी ज़माने में सनक और पागलपन ही माना जाता था। आज भी जो रूढ़िवादी समाज के लोग हैं वो उसको सनक ही मानते हैं, इसलिए इसको गलत संदर्भ में न लिया जाए। मैं शब्द की व्याख्या कर रहा हूँ, ठीक है। तो एंड्रोमेनिया, एंड्रोस प्लस मेनिया, तो देखिए एंड्रोमैनिएक ये पर्सन होगा। और इसका एडजेक्टिव क्या बनेगा? एंड्रोमैनिएकल। देखिए इसमें एल लगा दीजिए, एडजेक्टिव बन गया एंड्रोमैनिएकल, एडजेक्टिव हो गया। एंड्रोमैनिएक पर्सन हो गया और एंडोमेनिया हैबिट हो गई। जो व्यक्ति पुरुषों के प्रति ही, उसके दिमाग में बस एक ही चीज़ है कि बस वो पुरुषों को ही पसंद करता है, ठीक है। देखिएगा जरा यहाँ पर, फिर देखिए जिनैंड्रस, या देखिए जिनैंड्रस। अब ये जो जिनैंड्रस है, मैं 2 बार जिनैंड्रस लिख दिया हूँ, एक मिनट रुकिए, जिनैंड्रस ना। तो जिनैंड्रस जो शब्द है, जिनैंड्रस, ये जिनैंड्रस को भी देखिए तो यहाँ पर अब दोनों के दोनों शब्द आप पढ़ चुके हैं, ध्यान से देखिए। इसमें पहला शब्द है गायनी, जिसका मतलब होता है उमन, उमन, ठीक। और इसमें दूसरा शब्द छिपा है एंड्रोस, ANDROS, एंड्रोस मीन्स मेल। आपने अर्धनारीश्वर सुना होगा ना, आधा स्त्री आधा पुरुष। ये शब्द उसी की बात कर रहा है। ये शब्द वही बता रहा है क्या कि गायनी मने उमन, एंड्रोस मीन्स मेल, अर्थात जिसमें पुरुष और स्त्री दोनों हो। ये जो शब्द है, इस शब्द को, ठीक है, आप इसके लिए एंड्रोजिनस शब्द का प्रयोग भी कर सकते हैं, ANDROGYNOUS, एंड्रोजिनस। जिनैंड्रस या एंड्रोजिनस एक ही चीज़ है। जिनैंड्रस में गायनी और एंड्रोस है, पलट के लिखेंगे तो एंड्रोस प्लस गायनी है। OUS लगा हुआ है, जिसमें OUS लगा होता है वो एडजेक्टिव होता है, ये आप अच्छे से जानते हैं। तो जिनैंड्रस या एंड्रोजिनस दोनों का एक ही मतलब है। दोनों में क्या छिपा है? उमन और मेल, पुरुष और स्त्री। इस शब्द का प्रयोग बॉटनी में ऐसे प्लांट्स के लिए, ऐसे पौधों के लिए किया जाता है जिसमें मेल और फीमेल ऑर्गन्स एक साथ पाए जाते हैं। शायद पपाया ऐसा पौधा होता है। अब ये बायोलॉजी की बात है, मैं इसको श्योर नहीं हूँ लेकर के, आप इसको देख लीजिएगा कि जिसमें दोनों, शायद पपाया में ऐसा होता है या आंवले में शायद होता है, आई एम नॉट क्लियर, आई एम नॉट श्योर, आप इसको चेकआउट कर लीजिएगा। कुछ ऐसे पौधे पाए जाते हैं जिनमें मेल और फीमेल ऑर्गन्स एक साथ पाए जाते हैं, उन्हें हम जिनैंड्रस या एंड्रोजिनस कहते हैं। इन शब्दों का प्रयोग ऐसे पुरुषों के लिए या स्त्रियों के लिए भी किया जा सकता है। अगर, अब भाई प्रकृति की बात है, अगर कोई ऐसा पर्सन हो जिसमें मेल और फीमेल ऑर्गन्स दोनों अविकसित अवस्था में, ऐसा कभी कभी होता है कि कुछ ऐसे पर्सन्स जन्म लेते हैं, ईश्वर की गलती कही जाए चाहे उनकी माया कही जाए, जो भी कही जाए, कि उनके अंदर मेल और फीमेल दोनों ऑर्गन्स अविकसित अवस्था में होते हैं, दोनों का विकास ठीक से नहीं हो पाता। ऐसे लोगों को जिनैंड्रस या एंड्रोजिनस कहा जाता है। हाल के दिनों में मॉडर्न जो थॉट आया तो इसका प्रयोग जिनैंड्रस या एंड्रोजिनस का प्रयोग ऐसे लोग के लिए किया जाने लगा, या लोग अपने लिए करना पसंद करने लगे जिनका ये मानना है कि मैं हूँ तो पुरुष, लेकिन मुझ में स्त्रियों जैसी इमोशंस हैं, उनके प्रति सहानुभूति है। आजकल ये जो
चीज़ें चलिए। फेमिनिस्ट कुछ लोग होते हैं जो अपने को फेमिनिज्म का समर्थक मानते हैं, जिनके मन में स्त्रियों के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर होता है, उनके प्रति सहानुभूति होती है, उनकी सहायता करने के लिए वो लड़ाइयाँ लड़ते हैं, क्रांतियाँ करते हैं। ऐसे लोग मानते हैं कि मेरे अंदर कहीं ना कहीं एक स्त्री है, एक स्त्री की भावना है। माना गया है कि प्रेमचंद ने भी कहा था कि जब तक पुरुष में स्त्री का अंश नहीं होता तब तक वो विनम्र नहीं होता। तो इसका प्रयोग आजकल मॉडर्न टाइम में ये होने लगा है ऐसे लोगों के लिए जिनमें एक स्त्री सुलभ कोमलता, क्या कहते हैं, विनम्रता पाई जाती है पुरुष, ऐसे पुरुषों के लिए, ऐसे पुरुष में जिसमें स्त्री तत्व पाए जाते हैं। मतलब स्त्री तत्व का मतलब कि उनमें जो उनकी जो सुशीलता होती है, उनमें जो विनम्रता होती है, वो अगर उनमें वो उसको पोजेस करते हैं, वो मानते हैं कि वो मुझ में भी है जो एक स्त्री में ये भावनाएं होती हैं, तो अपने आप को जिनेंड्रस या एंड्रोजिनस कहते हैं। मुझे लगता है क्लियर है, आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो इसका जब आप नाउन बनाओगे, ये तो एडजेक्टिव हो गया, ये तो एडजेक्टिव हो गया। इसका नाउन बनाओगे तो क्या हो जाएगा? GYNANDRY, जिनेंड्री। ठीक है, इसकी हैबिट क्या कहलाएगी? जिनेंड्री, एंड्रोजिनस या जिनेंड्रस, जिनेंड्री। तो इसका एंड्रोजिनी बनेगा। इसका बनाओगे तो क्या बनेगा? ANDROGYNY, एंड्रोजिनी। उसका जिनेंड्री, इसका एंड्रोजिनी। क्लियर है? अच्छा, और ये मोनोमेनिया। अब इन शब्दों को भी आप पहचान गए हैं। इसमें पहला शब्द है मोनोस, मोनोस मीन्स वन, और दूसरा शब्द मेनिया। अभी मैंने आपको इसका मतलब बताया, मेनिया मीन्स मैडनेस, सनक। तो क्लियर हो गया, किसी एक चीज के प्रति, किसी एक पर्टिकुलर वस्तु के प्रति, किसी विचार के प्रति, कोई भी एक चीज हो जिसके प्रति आपके मन में सनक उत्पन्न हो जाए, पागलपन, आपको बस चाहिए तो वही चाहिए, एक के प्रति आप भाग रहे हैं, वननेस। ठीक ना? ऑब्सेशन एंड ऑब्सेशन विथ वननेस। किसी एक चीज के प्रति, एक वस्तु हो, कोई भी थॉट हो, कुछ भी हो, उसके प्रति आपके मन में जो एक सनक उत्पन्न होती है, एक ऑब्सेशन होता है, उससे आसक्ति होती है। कहिए आसक्ति। और आसक्ति जब आवश्यकता से अधिक होती है तो उसको पागलपन ही कहते हैं। आप समझ रहे हैं? तो उसे हम क्या कहेंगे? मोनोमैनिया। क्या कहेंगे? मोनोमैनिया। आप क्लियर ना? मोनोस प्लस मैनिया। अब इसका पर्सन क्या कहलाएगा? मोनोमैनिएक। क्या कहलाएगा? मोनोमैनिएक। और इसका एडजेक्टिव बनाओगे तो क्या बनेगा साहब? मोनोमैनिएकल, मोनोमैनिएकल, AC, मोनोमैनिएकल। ठीक है, AL लगा दीजिए तो एडजेक्टिव बन जाएगा। क्लियर? तो इस तरह से हम लोगों ने एक ग्रीक रूट मिज़ैन से शुरुआत की थी, और लगभग इस पे हमको लगता है कि ये चौथा सेशन था। हाँ, चौथा था। तो आपने देखा कि मिज़ैन से मतलब घृणा, मिज़ैन, ग्रीक में मिज़ैन का मतलब घृणा करना। तो घृणा से संबंधित एक शब्द हम लोगों ने लिया था ग्रीक भाषा में, और हम लोगों ने दर्जनों शब्द बनाए। ये सीरीज खत्म हुई, लेकिन मैं ये महसूस कर रहा हूँ आप सबके मन में ये बात उठ रही होगी कि साहब जब मिज़ैन मतलब घृणा होता है तो प्रेम के लिए भी तो कोई शब्द होता होगा। बिल्कुल सही बात है। मिज़ैन का जो अपोजिट वर्ड है ग्रीक में वो है फिलैन। क्या है? फिलैन। PHILEIN, फिलैन। और फिलैन का मतलब होता है टू लव। फिलैन का मतलब टू लव, प्रेम करना। ठीक? तो जाहिर सी बात है हम लोगों के आगे की कथा की भूमिका बन गई। आने वाले सेशंस में हम लोग जानेंगे कि फिलैन से बनने वाले शब्द कौन कौन से हैं, और जाहिर सी बात है वो जो शब्द बनेंगे वो इन शब्दों के अपोजिट हो जाएंगे। तो चर्चा जारी रहेगी, आप अपनी राय देना जारी रखें। अगले सेशन में हम लोग फिलैन से बनने वाले शब्दों की चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू।